आज हम राष्ट्रीय आंदोलन की अन्य धारा यानी क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में जाना कि भारत में उदारवादी और उग्रवादी ये दो विचारधाराओं का उदय हुआ। उग्रवादी विचारधारा का उदय का कारण उदारवादियों की असफलताएं और उनके क्रियाकलाप और जो उनकी कार्य प्रणाली थी उससे कांग्रेस में बहुत से नेता असंतुष्ट थे। उन्होंने माना कि अंग्रेजों से अनुनय विनय के द्वारा अपने मांगों को मनवाना आसान नहीं है और अंग्रेज भारतीयों के हित में कभी नहीं सोचते हैं, तो उग्र विचारधारा का उदय होता है। लेकिन जब यह लगने लगता है कि उग्रवादी विचारधारा से भी हमारा हित नहीं हो रहा है और हमारा दिनों दिन हम पे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं ब्रिटिश सरकार के, तो उस समय उग्रवादी विचारधारा का उदय होता है। और उग्रवादी विचारधारा का उद्देश्य यही था कि जैसे ब्रिटिश सरकार दमनात्मक नीति अपनाते हुए भारतीयों के विरोध का दमन कर रही है, और जैसा कि हमने 1857 के प्रतिरोध को देखा कि किस प्रकार में सेना के बल पर भारतीयों ये क्रांति का दमन कर दिया गया और जलियांवाला बाग हत्याकांड वह घटना भी जनरल डायर की, तो इससे कहीं ना कहीं उग्रवादी विचारधारा का उदय के साथ साथ फिर क्रांतिकारी भावना को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि भारतीय मानते थे कि ईंट का जवाब पत्थर से जब तक नहीं देंगे तब तक हमारा हित संभव ही नहीं, क्योंकि हमें हर प्रकार से दबाया जा रहा है, प्रशासनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, मतलब हर तरीके से वो योजना हम पे लागू की जा रही है जो किसी भी तरीके से भारतीयों के लिए हित में नहीं है। तो उदारवादी, उग्रवादी और क्रांतिकारी, तो क्रांतिकारियों का उद्देश्य ये था कि यदि ब्रिटिश सरकार भारतीयों पे अत्याचार करती है तो हम उन पे अत्याचार करेंगे, उनका सामान लूटेंगे और उनकी भाषा में जवाब देंगे। तो ये क्रांतिकारी जो विचारधारा है ये एक नई विचारधारा उत्पन्न होती है उग्रवादी विचारधारा के बाद। तो उसमें ये कैसे शुरुआत इसकी मानी जाए तो इसके बारे में हम जानेंगे कि उग्र क्रांतिकारी विचार को बढ़ावा कैसे मिला। तो ये दो तीन ऐसी बातें हैं जिससे स्पष्ट हो जाता है कि क्रांतिकारी विचारधारा को कैसे बढ़ावा मिला। तो जैसे कि 1872 ईस्वी में अंडमान के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या, ये इस बात का सबूत है कि क्रांतिकारी विचारधारा किस प्रकार से बढ़ने लगी थी। तो 1872 ईस्वी में अंडमान के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या और 1871 में कलकत्ता के न्यायाधीश नॉर्मन की हत्या, ये घटना भी क्रांतिकारी विचारधारा को बढ़ावा बढ़ने की ओर इंगित करती है। फिर 1876 ईस्वी में वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी घटना, वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी घटना भी क्रांतिकारी विचारधारा की ओर संकेत करती है, किस प्रकार से क्रांतिकारियों को बढ़ावा मिल रहा था। इसके बाद वैलेंटाइन शिरोल जो कि अखबार निकाल रहे थे, तो उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन को इसे विशुद्ध ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया बताया। विशुद्ध ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, उनका मानना था कि जो ब्राह्मण वर्ग है वही इस क्रांतिकारी क्रियाकलापों को बढ़ावा दे रहा है। उनका मानना था कि जैसे कि दक्षिण के ब्राह्मण ज़्यादा उग्र दिखाई दे रहे थे,
लेकिन कुछ विचारकों ने इसकी आलोचना भी की। उनका मानना था कि इसमें संयुक्त रूप से सभी शामिल थे और ब्राह्मणवाद ही हावी नहीं था। अब हम देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन के कारण। तो आंदोलन, इस क्रांतिकारी को बढ़ावा, मतलब विचारधारा को बढ़ावा क्यों मिला, इसके लिए जो कारण है, उदारवादियों के संवैधानिक उपायों और उनकी असफलता के कारण। अब उदारवादी क्या कर रहे थे कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए पत्रों, आवेदनों, प्रस्तावों द्वारा अपनी समस्याओं को रखते थे, लेकिन यह निश्चित नहीं होता था कि उनकी मांगों को माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, और अमूमन उनको, उनके प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया जाता था। तो ये एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। भारतीय सोच रहे थे कि प्रेम पूर्वक किसी से याचना करने से अच्छा है कि बलपूर्वक अपनी मांगों को मनवाया जाए। तो पहला कारण ये। दूसरा, 19वीं सदी के अंतिम चरण में चारों ओर आर्थिक असंतोष फैला। तो 19वीं सदी के अंतिम चरण में चारों ओर क्या था? आर्थिक असंतोष। जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों के द्वारा भारतीय उद्योग धंधे नष्ट हो चुके थे और औद्योगिक क्रांति ने इसमें आग का ढक्का काम किया, और भारतीयों की जो आर्थिक दुर्दशा से भारतीयों की जो थी वो आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई, और दिनों दिन भारत की आर्थिक दशा गिरती रही, जिससे क्या क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा मिला। इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन विशेषकर मध्यम वर्ग में फैला। ये किसमें फैला? क्रांतिकारी आंदोलन मिडिल क्लास, जिसमें अधिकांशतः पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त नवयुवक थे। तो यह आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन जो था, तो मिडिल क्लास में फैला, और जो कि काफ़ी जागरूक थे युवा वर्ग में। तो इससे भी क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा देखने को मिलता है, और अधिकांशतः पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त नवयुवक थे, तो वो अब जागरूक थे पहले से अधिक। इसके बाद सरकार की दमनकारी नीतियाँ। अब सरकार कोई भी विधेयक लाए, कोई बिल पास करे, जैसे रॉलेट एक्ट हमने देखा कि बिना बताए किसी को भी बंदी बना लिया जाए शक के आधार पर, और उसको कठोर दंड भी दिया जाए। साइमन कमीशन। तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो कानून तो बना देती थी और कोई भी विधेयक पारित कर देती थी, लेकिन वह भारतीयों के हित में कभी नहीं रहा। और जब भारतीय इसका विरोध करते थे, या किसी, जैसे गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, या किसी उदारवादी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, तो जब भारतीय इसका विरोध करते थे तो इसका भी अंग्रेज सरकार को बुरा लगता था, और वो अपनी सैनिक शक्ति के आधार पर उनके विरोध को कुचल देती थी, जिसके कारण भारतीयों में और अधिक असंतोष बढ़ता गया और क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा मिला। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन। अब लॉर्ड कर्जन की हमने नीतियाँ देखी, राज हड़प नीति, जिससे कि कितने मतलब लोगों में विरोध की भावना जागृत हुई, और बंगाल का विभाजन करना। इस मतलब बात तो ये बताई गई कि हिंदू मुसलमान एक साथ रह नहीं सकते, जबकि उद्देश्य ये था कि उस समय राष्ट्रीय आंदोलन अपने उच्च शिखर पर था, तो उसको तोड़ने के लिए, फूट डालने के लिए 1905 में बंगाल विभाजन करा दिया गया, जिससे कि हिंदू मुसलमानों के मन में भाव, मतलब एक दूसरे के प्रति शंका का भाव पैदा उत्पन्न हो गया, और यही लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य था, जो कि नवयुवक और उग्र विचारधारा के लोग ये थे, ये अच्छी प्रकार से जान रहे थे कि किस प्रकार अंग्रेज अपनी चालें चल रहे थे। तो लॉर्ड कर्जन की बंगाल विभाजन करना एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन का कारण माना जा सकता है। आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? अब क्रांतिकारी आंदोलन के उद्देश्य, तो पहला उद्देश्य ये भी, मतलब इनके कई उद्देश्य थे। इनका मानना था क्रांतिकारियों का कि हम जब तक दबते रहेंगे, अंग्रेज हमें दबाते रहेंगे, हम पर निरंतर अत्याचार करते रहेंगे, और हमारा ना तो आर्थिक विकास कर रहे हैं और राजनीतिक रूप से हमें गुलाम बना रखा है।
हमारा हर तरह से शोषण हो रहा है। हमें दूसरे देश में अपने देश का हित न देखकर अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ना पड़ रहा है, और अंग्रेज़ सरकार का जो सैनिक खर्च है वो भारतीयों को भुगतना पड़ रहा है। तो इस प्रकार भारतीयों का जो शोषण और दमन हो रहा था, उसी से मुक्ति पाना इन क्रांतिकारियों का प्रमुख उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार से ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त की जाए। इसके बाद आंदोलन की कार्यप्रणाली क्या थी? क्रांतिकारी आंदोलन की कार्यप्रणाली को देखेंगे। नंबर 1, शिक्षित वर्ग में दासता का भाव पैदा करना। मतलब इनका उद्देश्य ये था कि जो हमारे देश में पढ़ा लिखा वर्ग है, मतलब विद्वान वर्ग और शिक्षित वर्ग, उनके मन में ये भाव पैदा करो कि आप गुलाम हैं और गुलाम का कोई जीवन नहीं होता, दासता किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं होती। और इस प्रकार से जब लोगों में ये बात बैठ जाएगी कि हमें शीघ्र ही अतिशीघ्र इस दासता से मुक्त होना है, तो भारतीयों में एकजुटता बढ़ेगी और अंग्रेज सरकार यहाँ से चली जाएगी और भारत आज़ाद हो जाएगा। तो शिक्षित वर्ग जो था वो अंग्रेजों की नीतियों में आस्था रखता था, वो अंग्रेजी प्रशासन को ही सही मानता था। उनका मानना था कि भारतीयों के लिए अंग्रेजी प्रशासन ठीक है, क्योंकि भारतीयों को सुधारने में ये बहुत लाभकारी है। तो इस प्रकार की जो भावना थी वो ज़्यादा परेशानी का कारण बनी हुई थी। तो क्रांतिकारियों का ये उद्देश्य था कि लोगों को ये समझाना कि आप गुलाम हैं, गुलाम का कोई जीवन नहीं होता, और इसी से मुक्ति पाना आपका उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षित वर्ग में दासता का भाव पैदा करना ये प्रमुख ये कार्यप्रणाली के अंतर्गत आता है। नंबर 2, संगीत नाटक साहित्य के द्वारा देश प्रेम की भावना पैदा करना। क्रांतिकारियों ने जगह जगह घूम कर नाटकों द्वारा भी लोगों को प्रेरित किया कि आप इस गुलामी की जंजीर को तोड़ें और आज़ाद हों, और साहित्य के माध्यम से भी देश प्रेम की भावना को फैलाया। तो ये बहुत बड़ी बात है। नंबर 3, ब्रिटिश सरकार को आंदोलन प्रदर्शनकारियों द्वारा परेशान करना। तो ब्रिटिश सरकार को आंदोलन प्रदर्शनकारियों द्वारा परेशान करना, जैसे कि ब्रिटिश सरकार समय समय पर अपना दमनात्मक रूप दिखाती थी, उसी प्रकार से क्रांतिकारी मानते थे कि जैसा सरकार कर रही वैसा ही उनकी भाषा में उत्तर देना ठीक है। अतः उनके सामने आंदोलन और प्रदर्शन करते रहो, जिससे कि ब्रिटिश सरकार भी चैन से न बैठ पाए और ब्रिटिश सरकार को भी ये पता लग जाए कि भारतीय अब मतलब आज़ादी का मतलब विचार रख रहे हैं और अब उनको ज़्यादा दबाया नहीं जा सकता। तो ब्रिटिश सरकार को आंदोलन प्रदर्शनकारियों द्वारा परेशान करना भी क्रांतिकारियों का उद्देश्य रहा। बम बनाना, बंदूकें प्राप्त करना, चोरी छिपे अस्त्र शस्त्र प्राप्त करना। अब क्रांतिकारियों ने ये माना कि हमारे पास ना तो अस्त्र शस्त्र हैं, न बंदूकें हैं, न बम हैं जो सरकार के पास हैं, और सरकार इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हमारे हर विरोध को दबा देती है। तो अब क्रांतिकारियों ने इस बात का निर्णय लिया कि हम सरकारी खजाने को लूटें, बम बनाएं, बंदूकें अधिक से अधिक प्राप्त करें, क्योंकि अब प्राचीन वो युद्ध तो नहीं है तलवारों से ही लड़ा जाए, क्योंकि अंग्रेजों के पास संचार सुविधा, अच्छे हथियार, सेना और हर तरह की सुविधाएं, धन भी पर्याप्त, और क्रांतिकारियों के पास इन्हीं चीज़ों का अभाव। तो इन्होंने ये उद्देश्य बनाया अपने कार्यों के अंतर्गत कि हमें अधिक से अधिक बंदूकें और अस्त्र प्राप्त करने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 5, चंदा दान राजनीतिक डकैतियों द्वारा धन एकत्रित करना। चंदा मांगना लोगों से, धनाढ़ लोगों से कि भारत के आंदोलन के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए अधिक से अधिक दान दें, जिससे कि धन एकत्रित हो। और इसके बाद राजनीतिक डकैतियों द्वारा धन एकत्रित करना। तो जैसे काकोरी ट्रेन डकैती की घटना हमें इसमें सबसे
देखने को मिलती है इस संबंध में कि किस प्रकार काकोरी ट्रेन डकैती के द्वारा अधिक से अधिक धन एकत्रित करने का प्रयास किया गया। इसके बाद आंदोलन का विकास। तो क्रांतिकारी आंदोलन का विकास हमें विभिन्न राज्यों में देखने को मिलता है, जैसे कि बंगाल, यह आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बंगाल क्या था? आंदोलन का मुख्य केंद्र। 1906 ईस्वी में बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने मिलकर युगांतर नामक पत्र शुरू किया। क्या किया? यह आंदोलन का मुख्य केंद्र था। 1906 ईस्वी में बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने मिलकर युगांतर नामक पत्र शुरू किया और बंगाल में पहला संगठन अनुशीलन समिति था। इसकी शुरुआत व्यायामशाला के रूप में हुई। तो बंगाल में हमें दिखाई देता है कि बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने मिलकर युगांतर नामक पत्र प्रकाशन किया और अनुशीलन समिति ने भी क्रांतिकारी आंदोलन में अपनी भूमिका अच्छी निभाई और यह व्यायामशाला के रूप में शुरू की गई। इसके बाद हम देखेंगे अन्य राज्यों में महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में अयोध्या सिंह के अनुसार संगठित आतंकवाद का रास्ता सर्वप्रथम मतलब देखने को मिलता है। उन्होंने शुरुआत की और महाराष्ट्र में अपनाया गया। अयोध्या सिंह के अनुसार संगठित आतंकवाद का रास्ता सर्वप्रथम महाराष्ट्र में अपनाया गया और दामोदर हरि चापेकर एवं बालकृष्ण हरि चापेकर ने व्यायाम मंडल की स्थापना की और अभिनव भारत का इसमें योगदान माना जा सकता है। तो महाराष्ट्र में अयोध्या सिंह और दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने व्यायाम मंडल की स्थापना की, जिसने क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाया और अभिनव भारत का भी इसमें योगदान माना जा सकता है। इसका पंजाब के क्रांतिकारी लाला हरदयाल के नेतृत्व में कार्य कर रहे थे। यानी पंजाब में भी क्रांतिकारी आंदोलन आगे बढ़ रहा था, जिसमें जो नेतृत्व कर रहे थे लाला हरदयाल के नेतृत्व में कार्य कर रहे थे और लाला लाजपत राय भी समय समय पर मदद करते रहते थे। तो लाला लाजपत राय जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था और उसी में लाठीचार्ज के पश्चात उनकी तबीयत बिगड़ी और वो उनकी मृत्यु हो गई। तो लाला लाजपत राय ने लाला हरदयाल का सहयोग किया। सरकार ने उपनिवेश अधिनियम इसी क्रांतिकारी आंदोलन के कारण रद्द भी कर दिया था। उपनिवेश अधिनियम, क्यों? उनको लग रहा था कि क्रांति की भावना को अगर ठंडा करना है तो ये अधिनियम रद्द किया जाए। इसके बाद बिहार उड़ीसा में पटना, देवघर, दुमका के नवयुवकों ने भाग लिया और गुप्त समितियां बना ली थी। तो बिहार और उड़ीसा में जो गुप्त समितियां थी वो अधिक सक्रिय रूप से कार्य कर रही थी, क्योंकि ये समितियां अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी योजना बनाने में लगी हुई थी और इसमें सबसे ज़्यादा नवयुवक भाग ले रहे थे। मद्रास 1907 ईस्वी में बिपिन चंद्र पाल के मद्रास दौरे के साथ ही मद्रास में भी उग्रवादी विचारधारा का उदय होता है। तो 1907 ईस्वी में बिपिन चंद्र पाल के मद्रास दौरे के साथ ही मद्रास में भी उग्रवादी विचारधारा का उदय होता है और मद्रासी युवकों में क्रांतिकारी भावना का संचार किया। किसने? बिपिन चंद्र पॉल ने मद्रास में क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, तो ये तो हमने अपने देश में देखा, जैसे बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मद्रास और भारत के अन्य राज्य। इसके बाद विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन को हम देखते हैं। नंबर 1, श्याम जी कृष्ण वर्मा विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन कैसे बढ़ाने में किन लोगों ने सहयोग दिया उसके बारे में। तो पहला नाम आता श्याम जी कृष्ण वर्मा। उन्होंने सारा धन राष्ट्रीय आंदोलन में लगा दिया। 1905 ईस्वी में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की और इंडियन सोशो
सोशियोलॉजिस्ट मुख्य पत्र निकाला। तो इन्होंने क्या किया, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने अपना जो धन था वो क्रांतिकारियों को दान में दिया और 1905 में इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की और इंडियन सोशियोलॉजिस्टिक मुख्य पत्र निकाला। लंदन में भारतीयों के लिए इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना भी की। तो इंडिया हाउस की ये विशेषता थी कि जो भारत से जब कोई लंदन जाता था तो वहाँ क्या कर मतलब वहाँ उनको रुकने की व्यवस्था और उनकी जो भी सुविधा देनी होती थी तो वहाँ पर उनको दी जाती थी। तो इस प्रकार से श्याम जी कृष्ण वर्मा ने अपने धन के द्वारा और लोगों को काफ़ी सहयोग प्रदान किया। विनायक दामोदर सावरकर, श्याम जी कृष्ण वर्मा जब लंदन से पेरिस चले गए तो इंडिया हाउस का उन्होंने कार्य संभाला। तो पहले कौन देख रहा था, श्याम जी कृष्ण वर्मा, लेकिन वो क्या होता है कि पेरिस चले जाते हैं। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के बाद इंडिया हाउस का कार्य विनायक दामोदर सावरकर संभालते हैं। सावरकर को नासिक षड्यंत्र केस में 1911 ईस्वी में सजा देकर अंडमान भेज दिया गया और उन्हें काफी यातनाएं भी दी गई। तो विनायक दामोदर सावरकर का क्रांतिकारी आंदोलन में अपना विशेष स्थान रहा। तो नासिक षड्यंत्र केस में उनको 1911 में बंदी बनाकर अंडमान भेज दिया जाता है। राणा और श्रीमती कामा का विदेश क्रांतिकारियों आंदोलन में इनका नाम आता है। पेरिस में सरदार सिंह जी रेवा, इनका पूरा नाम है, पेरिस में सरदार सिंह जी रेवा भाई राणा, इनका पूरा नाम है, राणा का नाम है सरदार सिंह जी रेवा भाई राणा और श्रीमती भीकाजी रुस्तम कामा, इनका काफी बड़ा नाम है। तो राणा और श्रीमती कामा का पूरा नाम हमने देखा कि सरदार सिंह जी रेवा भाई राणा और श्रीमती भीकाजी रुस्तम कामा श्याम जी कृष्ण वर्मा के सहयोगी हो गए। मतलब श्याम जी कृष्ण वर्मा को इन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया। राणा और कामा ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना की और क्रांतिकारियों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया और विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन में राणा और श्रीमती कामा का विशेष योगदान माना जाता है। गदर पार्टी इंडिया लीग, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में की। लाला हरदयाल गदर पार्टी के स्थापक, इन्होंने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की और इंडिया लीग ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना विशेष योगदान दिया, जिससे कि भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को और बढ़ाने में सक्रिय हो सके। तो गदर पार्टी इंडिया लीग का भी अपना विशेष योगदान है। और लाला हरदयाल का नौजवान सभा 1926 ईस्वी में भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल आदि नवयुवकों ने नौजवान सभा की स्थापना की। नौजवानों देशभक्ति जागृत कर रही थी। तो नौजवान सभा 1926 ईस्वी में इसमें भाग लेने वाले थे भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल आदि नवयुवकों ने नौजवान सभा की स्थापना करी और नौजवानों ने देशभक्ति की भावना को बढ़ाने में योगदान दिया। तो हमने विदेशों में देखा श्याम जी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, राणा और श्रीमती कामा, गदर पार्टी इंडिया लीग और नौजवान सभा, इनका अच्छा योगदान माना जा सकता है। फिर इसके बाद देखते क्रांतिकारी आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे। मतलब अभी तक हमने देखा कि क्रांतिकारी आंदोलन के उद्देश्य, कार्यप्रणाली और भारत के किन किन राज्यों में यह फैला और विदेशों में किन किन लोगों ने अपना योगदान दिया। तो अब ये भी प्रश्न उठता है कि आखिर क्रांतिकारी आंदोलन की वो कौन सी कमियां थी जिसके कारण यह आंदोलन अपनी परिपूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाया और इसकी असफलता के कौन कौन से रीजन्स थे, कारण थे। तो इसमें देखो, नंबर 1 केंद्रीय संगठन का न होना।
सबसे पहला कारण है इसमें केंद्रीय संगठन का न होना, क्योंकि ये एक संगठित आंदोलन नहीं था और इसमें जो लोग भाग ले रहे थे वो अपने एक निश्चित उद्देश्य को नहीं बनाए हुए थे और एक सेंट्रलाइजेशन जो होना चाहिए था वो इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं था। ये संगठन एक तरह से बिखरा हुआ था और अपने अपने अलग अलग विचारों को लेकर क्रांतिकारी आगे बढ़ रहे थे, जिससे कि आपसी टकराव भी हो जाते थे। नंबर 2, क्रांतिकारियों की कार्यवाहियों का भारतीय समाज के अत्यंत छोटे वर्ग ने समर्थन किया था। तो कुल मिलाकर ये भी देखने को मिलता है कि आम जनता इस क्रांतिकारी आंदोलन से दूर थी, वह उसमें शामिल नहीं थी, जिसका इस आंदोलन का बड़े पैमाने पर सक्रियता देखने को नहीं मिल पाती है और ये इसकी असफलता का कारण भी माना जा सकता है। इस आंदोलन मध्यम वर्ग के जिन नागरिकों ने भाग लिया इस आंदोलन में, उनका जनता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं था। मतलब इसमें जो भाग ले रहे थे युवा नवयुवक, उनका जनता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं था। वो कुछ तो अपनी प्रसिद्धि भी देख रहे थे कि उनको लोग जानने लगे हैं और उनके अखबारों में उनके विषय में जानकारी, मतलब फोटो उनकी छप रही है। तो आंदोलन में मध्यम वर्ग के जिन नागरिकों ने भाग लिया, उनका जनता पर कोई विशेष प्रभाव न होना, पकड़ न होना भी क्रांतिकारी आंदोलन की असफलता का कारण माना जा सकता है। साधनों का अभाव, ये भी एक रीजन, मतलब कारण था कि क्रांतिकारियों के पास वो साधन नहीं थे जो अंग्रेजों के पास थे, क्योंकि धन का अभाव, शस्त्र का अभाव और संगठन मजबूत न होना और संचार सुविधाओं का अभाव, वाहनों की कमी, वाहन और इसके अतिरिक्त उनके पास इतना पर्याप्त नहीं धन होता था कि वो अपने योजनाओं को मूर्त रूप दे पाए और क्रांतिकारियों को कभी कभी भूखमरी का भी सामना करना पड़ जाता था, क्योंकि सब कुछ अपने ऊपर ही लेकर आगे बढ़ना होता था, क्योंकि क्रांतिकारियों को कहीं से कोई सपोर्ट भी ज़्यादा नहीं मिल पा रहा था, जिससे कि साधनों के अभाव के कारण यह आंदोलन असफलता की ओर बढ़ा। उदारवादी नेताओं का नरम रूप होना। अब दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता और बहुत से ऐसे नेता थे जिन्होंने कभी क्रांतिकारी आंदोलन को महत्व नहीं दिया। उनका मानना था ये तो गलत है, मतलब हिंसा और आगजनी ये तो ठीक नहीं है और अंग्रेज सरकार इतना बुरी नहीं है जितना क्रांतिकारी सोच रहे हैं। तो इस प्रकार की उदारवादी विचारधारा ने भी क्रांति की ज्वाला को ठंडा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन ने क्रांतिकारियों की कमर तोड़ दी। अब जैसा कि देखते हैं कि जब जलियांवाला या चौरी चौरा जब कांड होता है तो गांधी जी अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं, ये कहते हुए कि मैं तो अहिंसा का मतलब अहिंसा को मानने वाला हूँ और लोगों ने चौरी चौरा नामक स्थान पर जो एक सब इंस्पेक्टर और एक के सिपाहियों को थाने में जलाकर राख कर दिया, ये उनको क्षुब्ध करने वाली घटना है और वो बिना किसी सलाह मशवरा के अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं, जिससे कि क्रांतिकारियों के मन में ये भाव पैदा होता है कि आखिर हम किस उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं, जब महात्मा गांधी ही बिल्कुल किसी भी आंदोलन को अचानक वापस ले लेते हैं। तो गांधी जी के अहिंसात्मक व्यवहार ने क्रांतिकारियों की मनोदशा में परिवर्तन ला दिया और वे बहुत से क्रांतिकारी फिर उग्र विचारधारा छोड़कर एकदम ठंडे हो गए। तो गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन ने क्रांतिकारियों की कमर तोड़ दी। सरकार की कठोर दमन नीति ने भी क्रांतिकारियों को क्या किया, निराश मतलब हतोत्साहित कर दिया, क्योंकि जैसे कि जलियांवाला कांड में 400 लोग मरे और हजारों लोग घायल हुए और फिर इसकी भारतीयों की तरफ से
कोई विशेष मतलब समाधान नहीं निकल पाया, तो लोगों में एक बात बैठती जा रही थी कि हम अगर कोई विरोध भी करते हैं तो हमारे विरोध को बलपूर्वक दबा दिया जाता है, हमारी तरफ से कोई भी ज़्यादा भारतीयों द्वारा तवज्जो नहीं दी जाती है, तो फिर हम अपनी जान क्यों दें। तो सरकार की कठोर दमन नीति का उद्देश्य यही था कि भारतीयों में अधिक से अधिक भय उत्पन्न किया जाए, जिससे कि वो भविष्य में कोई क्रांति की बात न सोचें। इसके बाद है क्रांतिकारियों द्वारा अपने ही साथियों के साथ विश्वासघात करना। तो ये मुखबरी अंग्रेज सरकार को योजनाओं को बताना, विभिन्न योजनाओं की जानकारी चुपके से अंग्रेजों को देना, अंग्रेजों का हितैषी बनना। तो भारत में ऐसे जयचंदों की कमी नहीं थी और क्रांतिकारियों द्वारा अपने ही साथियों के बारे में भेद देना भी बहुत बड़ा विश्वासघात था, जिससे क्या होता था कि क्रांतिकारियों की योजनाएं धरी की धरी रह जाती थी और अंग्रेज सरकार समय से पहले ही उस योजना को विफल कर देती थी। और इसके एवज में जो मुखबिर थे वो थोड़ा बहुत धन प्राप्त कर लेते थे और अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करते थे, जिससे कि क्रांतिकारी आंदोलन में मतलब कोई बढ़ावा नहीं मिल पाया और ये असफलता की ओर बढ़ गया। आंदोलन का योगदान, अब हमने देखा कि असफलता के क्या क्या कारण थे, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि यह क्रांतिकारी आंदोलन अंग्रेजों को सोई हुई अंग्रेज सरकार को जगाने में क्रांतिकारी आंदोलन की विशेष भूमिका रही। उन्होंने क्रांतिकारियों ने अपने क्रियाकलापों द्वारा अंग्रेजों को यह बताने का पूरा प्रयास किया कि अब वो दिन दूर नहीं जब ब्रिटिश सरकार को भारत से जाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस आंदोलन को हम बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं। इसकी भारत में एक विशेष भूमिका रही। तो आज हमने देखा क्रांतिकारी आंदोलन के कारण इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। नेहरू की हत्या और नागवन की हत्या, ये इसकी शुरुआत मानी जा सकती है। फिर इसके आंदोलन के उद्देश्य, आंदोलन की कार्यप्रणाली, आंदोलन का विकास और इसके बाद विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन की असफलता के कारण और आंदोलन का योगदान। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगला बिंदु जो टॉपिक समझेंगे। ओके।